स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से CHSL प्री एग्जामिनेशन 2022 के टीयर 1 के मैथ्स पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली एग्जाम डेट जो है वो 10th मार्च का है, 10th मार्च 2023। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 9 से 10 का पेपर है, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स के, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। और इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लीजिए। वहां ऑलरेडी आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी PDF की, और फिर आपको शिफ्ट वाइज जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ वो विद सोल्यूशन आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है CGL एग्जाम टीयर 1 2022, ठीक है। इससे पहले 9th जो मार्च का है वो मैंने पूरे 4 शिफ्ट डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। इसके अलावा CGL टीयर 1 2022 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैंने कर रखा है, अगर नहीं देखा है देख लीजिए। साथ में CGL 2022 का जो मेंस है, मेंस का भी मैंने सॉल्यूशन सेट वाइज कर रखा है। पूरे 4 सेट में पेपर हुआ था, उसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है। नहीं देखा है आपने जरूर से देख लीजिए। किसी भी SSC में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सबके मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराता हूं, और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स सर्च करके वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। टेलीग्राम को लेकिन ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि PDF वहीं मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है अपने पास दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन है मर्चेंट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। 20% का डिस्काउंट दिया है और वो 20% का प्रॉफिट भी लेना चाहता है। तो जो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ कि MP और CP का हम रेशियो कैसे लिखते हैं। MP जो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, और CP जो होता है ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। बहुत काम का फॉर्मूला है और बहुत बार ये रिपीट हुआ है SSC के हिस्ट्री में, तो आप जरूर से इसे याद रखिए। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो प्रॉफिट को ऐड करना है तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो ये 120 बनेगा, ठीक है, और डिस्काउंट को माइनस करना है तो ये 80 बनेगा। अब ये इससे कितना परसेंट ज्यादा हुआ, तो आप बोलोगे भाई 40 ज्यादा हुआ किस पे, 80 पे, और इंटू का 100। 40 गुना 80 और 2 से काटोगे 50, तो 50% उसे ज्यादा रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी। ये चीज लेकिन आपको डायरेक्ट यहां से देख के पता चल जाना चाहिए था कि 80 से 40 बढ़ा, तो जो 40 है वो 80 का आधा ही है, आधा यानी 50%। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ बोट कैन ड्रॉ 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो बोट का जो स्पीड होता है ये जनरली निकलता है कैसे, अप स्ट्रीम और प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल दोनों को प्लस करके आप हाफ करोगे तो ये निकलता है आपका बोट का स्पीड। तो देखो यहाँ पर धारा की दिशा में आप चाल लिख सकते हो, या विपरीत दिशा में पूछू, देखो 36 किलोमीटर 9 घंटे में जाता है विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या हो गया, 9 घंटे में 36, तो हर एक घंटे में 4 किलोमीटर चला, तो 4 हो गया ये डाउन स्ट्रीम में, 4, दिस इज 4, ठीक है। और अप स्ट्रीम में देखो 3 घंटे में चलता है 36 किलोमीटर, जब सामने वो सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में चलता है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 12 या 36, 12 का स्पीड हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, 12 और 4 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, मींस ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फ्रॉम द ईयर दिस टू दिस, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो है, हिंदी में मैं बता देता हूं, ये जो है आपको एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, 1 मिनट दो। हाँ देखिए ये कह रहा है कि ये चीज जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, यानी कि लोन पर ब्याज, ये वाला जो है इसका एवरेज बताना है आपको। एक्सपेंडिचर यानी कि ये व्यय लिखा है, तो व्यय का एवरेज यानी कि इन तीनों का आपको औसत बताना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, सबको जोड़ लो, ये 86 है, ये 96 है, जोड़ोगे तो 6 और 6 12, और 8 और 9 17, और 1 18, और इसमें ये 100 ऐड कर लो आप। तो अगर इसमें 100 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 282। इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई, 3 से, क्योंकि ये 3 संख्याएं थी, 3 से डिवाइड करोगे, 3 में 27 और 3 चौके 12, 94, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर है। 1000 को हमने छोड़ दिया है, औसत निकालना था। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज PQR में, अच्छा देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बात कर लेता हूं, पिछले वीडियो में मैंने जो 9th मार्च का जो 4th शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व किया था,
उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिए थे, तो उनका सही सही जवाब किसने किसने दिया है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहला नाम आता है शिवम गुप्ता का, ठीक है, शिवम गुप्ता। और मैंने सबको बोला है कि चाहे क्वेश्चन मैं आपके लिए इजी पूछूं या मुश्किल पूछूं, आप जरूर उसका सोल्यूशन करो। और अगर आपसे नहीं आता है तो वो भी लिखा करो कि नहीं आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट दे दो, टेलीग्राम पे दे दो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगर आता है तो आप सोल्यूशन पोस्ट करो वहां पर कमेंट बॉक्स में जब आपसे पूछा जाता है तो। दूसरा नाम आता है मनीषा जी का, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वीडियोस में इनका सोल्यूशन जरूर आता है, इनका हल आता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी सही होता है ये कमेंट करते हैं, ठीक है। शिवम गुप्ता का भी नाम है इस बार। तो जरूर से आप सभी लोग ऐसे कमेंट कीजिए, कमेंट करने में जाता क्या है, लाइक तो आप करके जाते नहीं हो, कम से कम कमेंट ही कर दो। इजी है लाइक करना, लेकिन ठीक है, लाइक करने में बस एक बार क्लिक करना है और कुछ नहीं, फिर भी वो काम नहीं होता है। पता नहीं आप लोग तैयारी कैसे कर लेते हो भाई, एक लाइक का बटन नहीं दब रहा है आपसे, तो तैयारी कैसे करोगे बताओ। 1 घंटे की वीडियो आप देखो ये कैसे। चलो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे जब मिलेगा आपको कोई ना कोई होमवर्क मिलेगा भी इस वीडियो में, तो आशा करता हूं कि आप लोग सॉल्व करके उसका सोल्यूशन या फिर जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ 10 है, एक 12 है और एक अच्छा सेमी पेरीमीटर 17 दे रखा है, तो लेंथ ऑफ PR पूछा है। देखो ट्रायंगल PQR में लेट्स से दिस वन इज द ट्रायंगल PQ&R। QR 12 दे रखा है, PQ 10 दे रखा है और PR नहीं पता है, लेट्स से दिस वन इज X। सेमी पेरीमीटर 17 दे रखा है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स बाय 2, यानी कि आप बोलोगे कि ये हो गया 10 + 12 और + x बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया अर्ध परिमाप। और क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर 17 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 दूना 34 में से 22 हटा दो तो 8 और 4 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन सा, मुश्किल नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन पर आने से पहले ये आप मेरे चैनल का कुछ टॉप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास फिफ्थ, ये कह रहे थे द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम रिमेन्स द सेम, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेविंग है वो 1/5 ऑफ इनकम, यानी कि आय का 1/5 से वो बढ़ जाता है, लेकिन आय जो है वो सेम रहता है। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखो ऐसे में सबसे इजी जो है अपने पास, जैसे कह रहा है वैसे लिखते चलो। जैसे देखो एक्सपेंडिचर है आपके पास कितना 4, सेविंग है लेट से 3, तो इनकम कितना रहा होगा 4 और 3 7। अब मैं इसको 70 मान रहा हूं, इसको 30 मान रहा हूं, इसको 40 मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेशियो अभी भी सेम है, 4 और 3 का ही है। अब कह रहा है कि उसकी सेविंग 1/5 से बढ़ता है, ठीक है। सेविंग जो है आय का 1/5 बढ़ जाता है, यानी कि सेविंग जो है वो 30 तो रहेगा ही, प्लस इंक्रीज होगा इनकम का 1/5। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 14, 14 25 70, तो ये कितना बन गया अब 44 बन गया। और इनकम उसका सेम रह गया, यानी कि ये 70 का 70 ही रह गया। अब बताओ, अब 70 में से अगर 44 वो खर्च कर बचा रही है तो उसके लिए कितना अब खर्च कितना हुआ, तो आप बोलोगे 6 इधर और 20 उधर, 26 अब उसके लिए क्या हो गया खर्च। या सीधी भाषा में कह रहे हो कि अगर इनकम सेम है तो जितना वो सेविंग बढ़ाएगा उतना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। सेविंग 14 रुपए बढ़ा रहा है तो एक्सपेंडिचर 14 रुपए कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब कह रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात बता दो। तो अभी देखो व्यय कितना है 26 और बचत है 44, 2 से काट दोगे तो 13 और 22 आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, ठीक है। एंड आई होप कि आप ये बात समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर अब आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, गोले की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो आयतन कितना प्रतिशत कम होगा। ये होमवर्क हो गया पहला। होमवर्क आंसर कैसे करना है, होमवर्क आंसर करने के लिए आपको लिखना है हैशटैग और फिर लिखना है एनके और मैथ्स, पूरा एस भी यूज करना है इसमें, और इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है, इसके बाद आपको स्पेस देना है। इवन यहाँ पे डॉट भी नहीं आपको लगाना है, ठीक है। आपको बस एनके मैथ्स प्योर लिखना है बिना स्पेस के, और फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ ABCD आपका आंसर। और जिस दोस्त को इसका आंसर नहीं आ पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे डिमोटिवेटेड टाइप का आप कमेंट ना करें कि हाँ भाई ये तो आता ही नहीं है, या फिर आप छोड़ देते हो क्वेश्चन। ऐसा नहीं आता है, आप पूछो मुझसे, ठीक है, या फिर किसी और से पूछ लो जो बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है, प्रताप उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में काम कर सकता है। आधे समय में काम करने का मतलब कि उसकी एफिशिएंसी डबल है, दोनों मिलकर कुल काम का 3/5 कितने दिन में काम कर सकते हैं। देखो एक राज है एक प्रताप है,
राज 20 दिन में कर सकता है, तो प्रताप आधे दिन में, यानी कि वो कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। यहाँ पे टोटल वर्क अगर मान लो 20 यूनिट होता, जो कि 20 और 10 का मैंने एलसीएम लिखा है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब कह रहा है कुल कार्य का 3/5 भाग। जब भी आपको टाइम निकालना हो, टाइम इन द सेंस डेज या फिर आवर्स निकालने हो, तो आप लिखोगे वर्क कितना काम करना है और अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि क्या क्षमता है। क्षमता किसकी लिखेंगे, जो काम करने वाला है, जिससे काम लेना है आपको। जैसे इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी दोनों को लिखेंगे हम, 2 और 1 3 एफिशिएंसी लिख दिया। वर्क कितना करना है, टोटल वर्क हमने 20 यूनिट को माना है, लेकिन इसका 3/5 यानी कि कितना परसेंट हो गया, 60%। तो इसका 60% यानी कि 12 यूनिट का काम। तो इसको काट लोगे 3 से, तो 3 चौके 12, 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, यहां पे कह रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। त्रिज्याएं दोनों के बराबर है, उभयनिष्ठ जीवा इतनी है, तो दोनों की परिधियों का योग क्या होगा। देखो एक वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 वृत्त की परिधि 4 पाई और आर होगा। ये बात आप समझ रहे हो। अब जैसा बोला है डिक्टो मैंने वैसा डायग्राम बना दिया है। देखो ये दोनों हो गया सर्कल जो कि सेम रेडियस का है, ये पहले का सेंटर हो गया, ये दूसरे का सेंटर हो गया, तो ये वाला तो रेडियस ही हो गया। अच्छा एक और बात बताओ, मान लो इस पॉइंट को अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये क्या कहलाएगा। आप बोलो कि देखो ये सेंटर से, लेट से सेंटर ए है, तो सेंटर से परिधि पर मिलाया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ऐसे ही अगर मैं यही यहां से लाइन ड्रॉ करता तो वो भी क्या होता, अपना रेडियस ही होता। डेफिनेटली दिस वन इज रेडियस। अब तीनों साइड अगर सेम हो गया तो आप बोलो कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इसमें क्या है भाई, 14 अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें उभयनिष्ठ जीवा कौन सा हुआ, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए इसमें उभयनिष्ठ जीवा हुआ। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब हो गया आपका जो कॉमन दोनों में कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 14√3। तो यहां से अगर कॉर्ड ड्रॉ करोगे इस पर, तो ये कॉमन हुआ, दोनों ही सर्कल का ये कॉर्ड हुआ। ठीक है, तो ये पूरा अगर 14√3 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 7 और √3, यही होगा 7√3 होगा। और 7√3 ये इसमें हाइट का भी काम कर रहा है। आपको रेडियस चाहिए, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो ये हाइट भी हो गया। हाइट आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो होता है वो √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया भाई, √3/2 और साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर r है, रेडियस जो है वही साइड है, तो मैं r² लिख देता हूं। ये किसके बराबर हो गया, 7√3 के। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये r² नहीं होगा फॉर्मूले में ना, बस r ही होगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई 14। r की वैल्यू 14 है तो 2 पाई r कितना होगा, आपको पता होता है कि जब r 7 होता है तो 2 पाई r होता है 44, ये उसका डबल है तो ये 88 होगा। लेकिन हमसे 4 पाई r² पूछा है, तो 4 पाई r² इसका डबल हो जाएगा, 4 पाई r बेसिकली इसका डबल 176 होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, ये दे रखा है a माइनस बी इंटू बी प्लस ए, दिस वन इज a माइनस बी, और इंटू a² प्लस b² और इंटू 2b⁴ प्लस 2a⁴। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो हमारे पास कई सारे उपाय हैं। जैसे जो सबसे आसान उपाय है वो है कि हम इनका कोई वैल्यू एज्यूम कर लें। ठीक है, देखो जीरो रखना कहीं से भी उचित नहीं है, तो जीरो तो हम रख नहीं सकते। तो मैं a को यहाँ पे मान रहा हूँ 2 और b को मान रहा हूँ 1, फिर चेक करते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। देखो जैसे मान लो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो ये तो बन गया a² माइनस b², और फिर ये a² प्लस b², ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, ये a² प्लस b² हो गया। फिर से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के केस में है, तो ये a² यानी a⁴ और प्लस माइनस b² यानी b⁴ बन जाएंगे। और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो गया आपका a⁴ प्लस b⁴, और 2 को बाहर कर दो। अब ये फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के केस में है, तो ये पावर फिर से स्क्वायर होगा, तो ये 8 आएगा, और माइनस b⁴ और इंटू का 2। तो ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी। 10वां सवाल है अपने पास, कह रहा है कि विजय जो है वो 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है, 40% का लाभ मिलता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है, विक्रय मूल्य सेम रहता है, तो नया लाभ क्या होगा। देखो 40 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, ठीक है, और 40% का लाभ होता है। अब अगर ये परसेंटेज में केवल खेल है तो इस रेट को तो भूल ही जाओ कि किस प्राइस से वो बेचता है, वो हटा दो, या किस प्राइस से खरीदता है। पहले उसे 40% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है
कि 100 का अगर खरीदा, सीपी 100 था तो एसपी कितना था, 140 था। अब कह रहा है कि देखो सीपी 30% बढ़ गया, यानी कि ये 130 हो गया, ठीक है, और सीपी अभी भी सेम है, यानी कि ये 140 ही है। तो उसका न्यू जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज का होगा? तो देखो यहां से कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का 130 पे और इंटू का 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 13 से 13 सत्ते 91, 7 पॉइंट और फिर 9 और जीरो आएगा तो लगभग फिर से 7 बनेगा। तो लगभग 7 ये आ रहा है, पॉइंट ये 7 के आसपास है, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। आई थिंक कि आप बात समझ गया होगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये फिर से मैं होमवर्क दे दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, tan a प्लस sec a इतना है तो sin a क्या है? ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि tan a sec से शुरू करते हैं, sec a और प्लस tan a और इंटू sec a और माइनस tan a, ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। और ये आया कहां से? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो होता है ये 1 होता है। इसी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख दिया। अब जो भी पूछे, अगर ये पूछ रहा है तो इससे डिवाइड कर दो, और अगर ये नेगेटिव वाला पूछ रहा है तो प्लस वाला से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर मैं कहूं कि देखो tan a, चलो मैं इसको उल्टा लिखता हूं, sec पहले लिखता हूं, तो आप बोलोगे sec माइनस tan, t फॉर tan, ये k के बराबर है। और मैं चाहूं कि sec और प्लस tan लिखूं तो हम इसी से डिवाइड करेंगे 1 को, 1 बाई sec माइनस tan लिखेंगे जो कि k बनेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से sec की वैल्यू 2 sec की वैल्यू आएगी k प्लस 1 बाई के, यानी कि k स्क्वायर प्लस 1 और बाई k। इस 2 को यहां से अगर मैं हटा दूं तो यहां पे 2 आ जाएगा। और अगर sec इतना है दोस्तों तो यहां पर आपको पता होगा कि sec जो होता है वो h बाई b होता है। ये h है, ये b है, ठीक है। तो आपको p यहां पे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। p होता है अंडर रूट h स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जैसे ऑप्शन दिया है हम बिना p निकाले भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये अगर sec है तो आप ये समझ लो कि अगर साइन आपको लिखना है साइन ए तो आप लिखोगे पी स्क्वायर, जो कि हमें पता नहीं है, सॉरी पी बाई एच लिखोगे, तो एच तो आप लिखोगे के स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में के स्क्वायर प्लस 1, बस दो ही ऑप्शन में है। अब इसमें भी आप देखो कि यहां पर p की वैल्यू लिखनी है और b की वैल्यू 2k है, तो 2k तो ऊपर नहीं चाहिए क्योंकि ये b की वैल्यू है, ये तो cos a का हो गया। अब सिंगल ऑप्शन आपके पास बचा ऑप्शन ए, वो आंसर हो गया। आप चाहो तो p निकाल भी सकते थे। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको 200 पदों तक इसका योगफल क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 200। देखो 1 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप पैटर्न ध्यान से देखो, मैं 1 को लेता हूं, प्लस 6 को लेता हूं और प्लस 11 को लेता हूं और प्लस 16 को लेता हूं, ठीक है। ये डैश डैश ये मैंने अलग कर दिया और प्लस ये 5, 10, 15 और 20 इसको मैं अलग लेता हूं, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और डैश डैश ये, ठीक है। या फिर इससे एक आसान तरीका मैं बताता हूं आपको, रुको, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इससे इजी में बताता हूं। आप प्लस ही कर लो, जैसे मान लो इसका सम अलग ले लो। ओ यार ये क्या हो रहा है, देखो इसका सम मैंने ले लिया 5 और 1 6, फिर इसको ले लिया मैंने, ये हो गया 16, इसको ले लिया, ये कितना हो गया 26, ठीक है। और ऐसे इसको ऐड करोगे आएगा 36 और प्लस डैश डैश डैश। अब बताओ मुझे कि क्या इसमें डिफरेंस सेम है? यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, एपी में समांतर श्रेणी में। फर्स्ट टर्म इसका 6 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हो गया 10, ठीक है। और n कितने हो गए, ये कितने नंबर्स हुए, पूरे 200 थे, तो हर एक 2 को मैंने 1 बना दिया, तो यानी कि 200 भी आधा बन जाएगा, तो 100 टर्म्स हो गए। अब इनका सम लिख लो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 100 का आधा 50 इंटू 2a, तो 2a यानी 6 का डबल 12 और प्लस n-1, 100 माइनस 1 हो गया 99 और इंटू d कितना हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 50 और गुणा में 990 और 10 1002, तो 50 दूना 100 लास्ट में दिखना चाहिए, ये है। मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज है XYZ, C इज सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। C जो है वो परिकेंद्र है त्रिभुज का, कोण Y जो है वो 50 डिग्री है, Z 70 डिग्री है, तो आपको कोण Y, C और Z बताना है। देखो ये ट्रायंगल हो गया लेट से, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये मान लो हो गया X, ये Y और Z। C जो है ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब कि बाहर बाहर अगर सर्कल ड्रॉ किया जाए
तो उस सर्कल का ये सेंटर होगा सी। ठीक है, और आपसे एंगल y जो दिया है यहाँ पे ये 50 है, z जो है ये 70 है, 7 5 12 120 हो गया, तो ये कितना होगा आपका 60 होगा। हमने 180 में से माइनस कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि y c और z बताओ, y c और z। यहां से इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो आपने सर्कल में बढ़ा होगा कि सर्कल में परिधि पर यानी कि सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनता है सेंटर पे उसका डबल बनता है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 120। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, ये कह रहा है कि y2 जो है, अच्छा यहाँ पर इंग्लिश लगता है कट गया है। देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको दिया है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑफ L इन ईयर y2। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ M इन ईयर y3, इन दोनों का परसेंटेज दिया है। ठीक है, यानी कि L का जो एक्सपेंडिचर है वो M के एक्सपेंडिचर का 33.33% है। ये चेक करना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम को ही अलग लाके इधर दिखा देता हूं जो आपके लिए विजिबल हो। एक मिनट, अब चेक करते हैं। देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है कि L का एक्सपेंडिचर y2 में L कौन सा है, ये ग्रे कलर वाला, तो ये हो गया 400। ठीक है, और y3 में M के एक्सपेंडिचर का 33.33% है, यानी कि 1/3 होगा। तो M देख लो, M y3 में M कितना है, M यानी कि व्हाइट पार्ट वाला ये 600 है, ये 1/3 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1/3 होगा तभी तो 33.33 होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक कर लो, M का एक्सपेंडिचर y5 में M यानी कि 300। ठीक है, और y4 में L का, y4 इसमें L का यानी कि 300 का। क्या ये 100% है? बिल्कुल है, ये काट के 1 आ रहा है, 1 यूनिट तो 100% होता ही है, तो केवल दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो आजा भाई जल्दी से। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि निश्चित ब्याज पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1600 और 1760 है, तो मूलधन क्या है? देखो 2 साल के लिए ये दिया हुआ है। एक बात समझो, 2 साल के लिए अगर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ये 1600 है, तो फर्स्ट ईयर के केस में मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर के केस में आप एसआई कह लो या फिर सीआई कह लो, दोनों ही कितना रहा होगा 800, और ये भी कितना रहा होगा 800, राइट, दोनों 800 रहा होगा। सेकंड केस में सीआई तो सेम ही रहा होगा 800, लेकिन एसआई जो है ये बढ़ गया होगा। तो फर्स्ट केस में देखो, अगर ये 800 है तो आप बता दो 1760 में से अगर मैं 800 को माइनस कर दूं तो आगे कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 960। तो सेकंड केस में जो सीआई है वो 960 है डेफिनेटली। अब यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, देखो कितना बढ़ रहा है भाई, 160 किस पे 800 पे, तो ये 16 25 80 1/5 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, तो 20% यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20%। और अगर आप टाइम 1 साल मान लो तो 1 साल में सीआई कितना मिल रहा है भाई, या फिर एसआई 800 रुपए का मिल रहा है, तो 1 साल में सीआई यानी कि 20% जो वैल्यू है ये 800 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, ये 20 25 100, तो ये 8 25 40 4000 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 100% जो होता है वो हमेशा आपके प्रिंसिपल के बराबर होता है। व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ M एंड N टू द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ P एंड Q। देखो M N का सेलिंग प्राइस आपको लेना है, ये रहा M और ये रहा N। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपको डॉट से दिखाया गया है ऐसे सर्कल से, तो यहां पर M का जो सेलिंग प्राइस है वो है 400 और N का जो सेलिंग प्राइस है वो 650। इसका एवरेज लेना है, तो 6 और 4 10/50/2। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इधर लेना है आपका P और Q का। कॉस्ट प्राइस जो है ये आपका आपको स्क्वायर के शेप में मिलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस PQ का लेना है, P का कॉस्ट प्राइस है 600 और Q का कॉस्ट प्राइस है 900। ठीक है, और इनका एवरेज लेना है, तो 9 6 1500 और बटा 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 0 से 0, 21 बचे 105, या 15 से ही काट लेते हैं ना, 15 से 10 बार में और 15 से 6 बार में, तो ये 3 और यार 3 और 5 कहाँ आ रहा है, 15 7 7 आ रहा है ना, 7 और 10 आ रहा है, ये 105 बचा था। ठीक है, और ये बचा था आपका 150, तो ये 7 और 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 6:1। हाइट का रेशियो दिया हुआ है, आपसे रेडियस का रेशियो पूछ रहा है।
अच्छा वॉल्यूम क्या होता है आप बताओ। आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर और इंटू का एच, मैं 1 1 लगा देता हूं, ठीक है, ये बचेगा। और दूसरा में बचेगा R2 का स्क्वायर और इंटू H2, यही होगा, पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है कि वॉल्यूम का रेशियो 6:1 है, तो ये 6 और 1 हो गया। हाइट का रेशियो 1:6 दे रखा है, तो हाइट के जगह पर मैं 1 और 6 भर सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। H1/H2 के जगह पर 1/6 लेते हैं और ये 6/1 हो गया। तो यहां से R1/R2 का जो स्क्वायर आएगा ये कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और बाई 1 यानी 6/1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे R1/R2 डायरेक्ट 6/1 आ गया। 6 और 1 का रेशियो यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। 19 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सुंदर सवाल है। T1 कह रहा है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y1 में ए और बी का एवरेज, देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। हाँ देखिए क्या था, जो T1 था एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी Y1 में ए और बी का एक्सपेंडिचर का एवरेज था, ठीक है। तो ये 2000 है और ये 800, तो एवरेज कितना आ गया, 2800 का आधा यानी कि 1400, ये हो गया T1। T2 की मैं बात करूं तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन Y5 में इनका एवरेज, तो 16 4 20, 2000 का आधा 1000 और इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये 400 का आ गया, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये कह रहे हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन साइड एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड एंड पी क्यू रेशियो वाई जेड इज 3:8। इफ एक्स वाई इक्वल टू 88 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स पी, राइट। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अब देखिए ये हो गया अपने पास एक्स वाई और जेड, ये पी और क्यू जो है वो पॉइंट्स हो गए एक्स वाई पे और एक्स जेड पे। अब पी क्यू पैरेलल है किसके भाई, वाई जेड के। पी क्यू आपको 3 दे रखा है तो वाई जेड 8 दे रखा है रेशियो में, ठीक है। और आपको एक्स वाई दे रखा है 88, एक्स वाई जो है ये 88 है, तो आपसे एक्स पी पूछ रहा है, एक्स पी यानी कि ये एक्स है। तो अच्छा बताओ, जब भी यहाँ पे आप ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एक्स पी क्यू की और ट्रायंगल एक्स वाई जेड की, इनमें जो बेस है ये पैरेलल हो गया, और बेस पैरेलल हो गया इसका मतलब कि ये क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि x का जो रेशियो 88 से बनेगा वही रेशियो 3 का किससे बना है, 8 से। तो 8 से काटोगे 11 8 88 और x की वैल्यू आ गई 33, मींस ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि cos 50 प्लस a, मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं, cos a प्लस 50 लाइक दिस एंड माइनस साइन a और माइनस 40, राइट। और डिवाइडेड बाई हो गया ये अपने पास cos 40 और sec 40, राइट। अच्छा cos 40 और sec 40 तो 1 हो गया, क्योंकि cos और sec जो होता है ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब बना sin a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। अब जो बचा है इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं a की जगह पर। a की जगह पर जैसे मान लो मैं पुट कर देता हूं भाई, क्या पुट कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा वैल्यू पुट करो कि उसमें प्लस या माइनस करने पर जो भी वैल्यू मिले वो या तो 0 मिले या 60 मिले या 30 मिले या 90 मिले, जिसकी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो लेट से अगर इसे 90 बनाना हो तो एक जगह पर मैं 40 पुट कर सकता हूं, या फिर मैं 70 भी पुट कर सकता हूं, ठीक है। अगर 40 पुट करोगे तो ये cos 90 बनेगा और cos 90 1 होता है, और माइनस ये 40 पुट करोगे तो ये 40 माइनस 40 0 और साइन 0 भी 1 हो, सॉरी cos 90 0 होता है ना, ठीक है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0 ही आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे 70 भी पुट करके देख सकते हो, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें, एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 50 यूनिट, यानी कह रहा है कि एक स्कूल के 286 छात्रों का जो औसत ऊंचाई है वो है 50 इकाई। अब ये कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज इज 53 यूनिट एंड द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स इज 31, यानी कि लड़कों का औसत ऊंचाई 53 है, लड़कियों की औसत ऊंचाई 31 है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल हाइट ऑफ बॉयज एंड टोटल हाइट ऑफ गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि कुल लड़कों की ऊंचाई और कुल लड़कियों की ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट निकाल लें, क्यों। इसके लिए बेहतर होगा कि हम एलिगेशन यूज कर लें। लेट से ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स, बॉयज का जो एवरेज है वो आप बोलो कि 53 है, गर्ल्स का 31 है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ओवरऑल जो पूरे क्लास का एवरेज है वो 50 है। अगर माइनस करोगे तो यहाँ नंबर का रेशियो मिल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 3,
यानी कि 19 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर भाई कि एक लड़के का जो ऊंचाई है वो 53 है, तो 19 लड़कों का ऊंचाई 19 गुना में 53 हो जाएगा। लड़कियों में एक लड़की की ऊंचाई 31 है, तो ऐसे ऐसे 3 लड़कियां हैं, तो ये आ गया 93। देखो लास्ट में 93 इसमें है ना, ये बन गया। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, वैसे भी यूनिट डिजिट मिल रहा है, 9 3 जा 7, ठीक है 27, तो लास्ट में 7 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 45। इसमें n का मान कितना हुआ कि सम 45 हो जाए। अभी मैंने Sn का फॉर्मूला आपको बताया था, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है आपके पास -9 -6 -3। अब इसमें देखो ये 3 से कटने वाला है, ठीक है, तो अगर मैं 3 यूनिट कॉमन भी ले लूं इसमें से, लेट से -3 कॉमन ले लेता हूं, या चलो इस, या फिर आप यहां से माइनस का 3 कॉमन ले नहीं लो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे देखो एक उपाय तो है कि Sn का फॉर्मूला लगा लो, जो मैंने बताया था n/2 × 2a + n-1 और * का t, राइट। दूसरा तरीका है कि मान लो इसके आगे और भी टर्म्स आएंगे, क्या देखो 3 का गैप है, तो इसके बाद +3 आएगा, +6 आएगा, +9 आएगा और डैश डैश आगे तक जाएगा। कहां तक ले टर्म की ये जो सम है वो 45 हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये ओवरऑल बना कितना, तो आप देखोगे कि ये जो है दोस्तों, इसको मैं माइनस वाले को अलग जोड़ लेता हूं, ये माइनस का 18 हो गया। अब जो प्लस वाला है ओवरऑल 45 चाहिए, तो ये 45 से 18 ज्यादा चाहिए, यानी कि ये कितना चाहिए, ये वाला वैल्यू अब जो बचा ये 63 चाहिए आपको ओवरऑल। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये वैल्यू आपका 63 चाहिए, तभी तो ये कितना बनेगा, -18 करके 45 आएगा ना। तो ये 63 अब कितने टर्म का हो सकता है, देखो 3 के टर्म में 63 लाना है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो इनको अब अलग जोड़ लो, ये 63 बन रहा है, तो कितना आएगा, जैसे 3 और +6 +9 डैश डैश, ये 63 है। आप 3 से काट दोगे सबको, तो ये 1 2 3 और डैश डैश आ जाएगा, और यह आ जाएगा 21 या 63। ये फॉर्मूला लगा दो n × n + 1/2, और ये कितना आ गया अपने पास 21 आ गया। तो 21 दूना 42, n × n + 1, ये कितना आ गया 42। इसको मैं 6 गुना में 7 लिख सकता हूं, तो n की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई 6। n की वैल्यू 6 है, यानी कि केवल इसमें देखो, केवल इसमें कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, और ये 3 यहां पर हैं, 1 2 और 3, तो 6 और 3 टोटल 9 हो गए। और मुझे पूरा यकीन है कि 90% लोगों को नहीं समझ आया, तो मैं फिर से बता देता हूं। मैंने बोला था कि -9 -6 -3 इसके आगे लोगे तो फिर 3 के गैप पे 6 आएगा, 9 आएगा, ऐसे ही आगे आता रहेगा, और सबका सम 45 है। अगर इसको आप अलग ऐड कर लोगे तो ये माइनस का 18 आएगा, और ये अलग बच गया आपके पास 3 + 6 + 9 + डैश डैश और 45। अगर आप -18 को 45 की साइड भेज दोगे, और ये जो बचा इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये 3 और अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 और प्लस डैश डैश, और इधर आ जाएगा 45 और 18 63। इस 3 से इसको काट दोगे तो 21 या 63 आएगा, और इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n × n + 1/2 और n की वैल्यू 6 ला दिया। बात समझे आप। तो टोटल कितनी बनी वैल्यू, हमें तो जो n की वैल्यू बतानी थी वो यहां से बतानी थी यहां तक की, ठीक है, लेकिन हमने बस इतना तक का ही बताया, क्योंकि इसका तो अलग से हमने ऐड करके 18 माइनस कर दिया। तो केवल पॉजिटिव वाले में नंबर अगर 6 है और नेगेटिव वाले 3 थे, तो टोटल 9 नंबर्स बन गए। तो 23 का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या तीसरा नहीं दिया आंसर, 1 मिनट लेट मी चेक, तीसरा कैसे नहीं दिया 9। अच्छा हाँ, जीरो भी आएगा इसमें, सॉरी 3 के गैप पे हम ले रहे हैं तो जीरो भी आएगा, ये 9 आंसर नहीं होगा 10। जीरो कैसे आएगा, यहाँ पे देख लो, टर्म्स में जीरो भी काउंट होगा ना। जैसे मैं पूरे मिटा के ही लिख देता हूँ, लेट से इन सबको मिटाया मैंने, मिट जाओ भाई। देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पर -9, फिर -6 -3, 3 का गैप आ रहा है ना, इसके बाद -0 आना चाहिए था, फिर 3 हम जोड़ते तो +3 +6, तो ये जीरो वाला टर्म एक छूट रहा है, तो 10 टर्म हो गया टोटल। आ जाते हैं अब 24 नंबर में, एक्स वाई का मान दिया है, ये निकालना है। तो आप वैल्यू या तो पुट कर लो, ठीक है, जैसे 7 रखोगे तो 7 का क्यूब, या एलसीएम ले लो। और जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको आप ऐसे रहने दो, x³ - y³, ठीक है, और ये x² - y², और माइनस ये 3xy है और नीचे x + y है। अगर मान लो इसे x - y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे भी x - y से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो ये बन गया आपके पास नीचे वाली वैल्यू तो सेम आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एलसीएम हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, ये एलसीएम हो गया। और ऊपर ये डायरेक्ट बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब इससे ये चीज कट जाएगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर रह जाएगा, तो ऊपर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया और नीचे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 7 में से 7 और 2 9, तो 25/9 आ गया यानी कि ऑप्शन पहला। आखिरी सवाल पर आते हैं आज के, ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है, तो ये बता दो। बेसिकली 4 कॉमन लेके आपको बताना है, 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू बतानी है। देखो इसका दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए देगा, यही देगा और राइट साइड में 0 ही आएगा। ये वैल्यू तो हमें मालूम है यहाँ से 40 है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 40, और इसका डबल चाहिए हमें 4 टाइम्स चाहिए, तो अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो इधर भी 2 से, तो ये माइनस का 80 देगा यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।